नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या लेकर आया हूं और किस किस की क्लास लगाने वाला हूं। मुंह पर मास्क, हाथ में पत्थर, किसान आंदोलन के वो वीडियो जो आपसे अब तक छुपाए गए वो वीडियोज आपको दिखाने वाला हूं। किसान आंदोलन के बीच सीएम योगी का बड़ा फैसला आ गया है, उस फैसले के बारे में बताऊंगा। किसान बैरिकेडिंग तोड़ेंगे तो उनके साथ क्या होगा, इस पर क्या खबर आ रही है वो भी आपको बताऊंगा। किसान जो डिमांड कर रहे हैं उसका खर्चा देश पर कितना पड़ेगा वो सुनेंगे तो सदमे में चले जाएंगे। आज वो खर्चा भी गिनाऊंगा। मोदी राज में कांग्रेस के बैंक अकाउंट से ऐसा क्या हुआ कि हंगामा मच गया है, इसका चैप्टर भी है। बीजेपी ने चुनावी बॉन्ड से चंदा लिया तो घपला किया, यह आरोप लग रहा है। इसका सच क्या निकला आज आपके सामने रखूंगा। संदेश खाली से आई वो खबर जो बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगवा देगी क्या, आज उसके बारे में बताऊंगा। टीएमसी का वो भाई जिसकी वजह से बंगाल में बवाल मचा है, बंगाल में ऐसा क्या हो रहा है जो ममता विपक्षी नेताओं को जाने से रोक रही हैं, आज इसका चैप्टर भी। और रूस ने ऐसा कौन सा हथियार बना लिया जिससे अमेरिका में हड़कंप मच गया है, इस लेटेस्ट हथियार के बारे में भी आपको बताऊंगा। और आखिर में फैक्टर, हाई हील्स के जो सैंडल या जूते महिलाएं पहनती हैं, क्या वो महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पुरुषों के लिए बनाए गए थे, आज इसका फैक्ट भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के रेवाड़ी में 9,750 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया। पीएम ने बिना नाम लिए राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि जो देश संभालने की बात कर रहे हैं उनसे अपना एक स्टार्टअप नहीं संभल रहा। पीएम ने कहा कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड घोटालों का है, सिर्फ एक परिवार के हित को देशवासियों के हित से ऊपर रखने का है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने नीतीश कुमार पर बड़ा बयान दे दिया। लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों ने एक थके हुए सीएम से काम करवाकर दिखा दिया। तेजस्वी यादव आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए थे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को साथ बिठाकर ओपन जीप भी चलाई। कांग्रेस तेलंगाना में जातिगत जनगणना करवाई, इसका प्रस्ताव आज विधानसभा में पेश किया गया, लेकिन जनगणना कब होगी इसकी कोई डेट नहीं बताई गई। कांग्रेस ने तेलंगाना में चुनाव के समय वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो राज्य में जातिगत जनगणना करवाएंगे। रेव पार्टी में सांपों के जहर के मामले में एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। उन्हें जल्द ही नोएडा पुलिस तलब कर सकती है। इस मामले में 5 आरोपियों से पकड़े गए जहर पर एफएसएल की रिपोर्ट में पता चला है कि यह जहर कोबरा करैत सांप प्रजाति का था। आरबीआई ने पेटीएम को बड़ी राहत दे दी है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लागू करने की जो समय सीमा तय हुई थी उसको बढ़ा दिया। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 15 दिन की छूट मिल गई है, जिसके बाद जो पेटीएम पेमेंट बैंक 29 फरवरी से उस पर प्रतिबंध लगना था, अब वो डेट बढ़कर 15 मार्च हो गई। इसका मतलब है कि पेमेंट, वॉलेट, फास्टैग, पेटीएम बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन और टॉपअप, ये सब अब 15 मार्च तक चलता रहेगा। यूपी पुलिस ने आज मुजफ्फरनगर से बॉम्ब बनाने वाले एक व्यक्ति को पकड़ा है। आरोपी जावेद के पास से पुलिस को 4 टाइमर बोतल बॉम्ब मिले। बम को डिफ्यूज करने के लिए मेरठ से बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया और बॉम्ब को डिफ्यूज किया गया। पुलिस को काफी वक्त से जावेद की तलाश थी। जावेद ने बताया कि उसने 50,000 रुपए की डील के तहत किसी के लिए यह बम बनाया। तो यह हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, मुंह पर मास्क, हाथ में पत्थर, किसान आंदोलन के छुपाए गए वीडियो सामने आ गए। किसान आंदोलन के बीच सीएम योगी का बड़ा फैसला क्या है, किसान बैरिकेडिंग तोड़ेंगे तो उनके साथ क्या होगा, और जो किसान ये इतनी लंबी चौड़ी डिमांड की लिस्ट लाए हैं उसका खर्चा देश पर कितना पड़ेगा, सुनेंगे तो शौक लगेगा। आज सबसे पहले इसका चैप्टर। कल जो किसान आंदोलन शांत था वो आज एक बार फिर भड़क गया। रात तक केंद्र सरकार और किसानों की लंबी बात चल रही थी और सुबह पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर फिर से आंसू गैस के गोले बरसने पड़ लगे। यह तस्वीर पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर की है, जहां 4 दिन से हजारों किसान दिल्ली जाने के लिए डटे हुए हैं। आज शंभू बॉर्डर पर फिर से आंसू गैस के गोले दागे।
रात में बात चल रही है और सुबह ऐसे हालात बन गए कि पुलिस को आंसू गैस के गोले चलाने पड़ गए। सड़क पर धुआं ही धुआं दिखने लगा भाई, और इस दौरान किसानों के बीच भगदड़ भी मच गई। आंसू गैस के गोले दागे जाने की आवाज दूर तक सुनाई देने लगी। एक बार फुल फ्रेम में दिखाइए और सुनाइए वहां क्या हालात थे। शंभू बॉर्डर पर जब किसान आगे बढ़ने लगते तो उन्हें काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे जाते, जिसके बाद किसान वापस लौट जाते। पिछले कुछ दिनों से यहां यही हो रहा है। एक और वीडियो देखिए जिसमें हरियाणा पुलिस के कुछ जवान किसानों की तरफ भागते नजर आते हैं और पुलिस को अपनी तरफ आता देख कुछ प्रदर्शनकारी किसान या जो प्रदर्शनकारी हैं वो भी पीछे भागने लगते हैं। ये देखिए तस्वीर, उधर आपको देखिए पीछे पुलिस वाले दिख रहे हैं, वो भाग रहे हैं और वो प्रदर्शनकारी जो हैं वो फिर भागते हुए दिखते हैं। इसमें कुछ किसान पुलिस की तरफ पत्थर फेंकते हुए भी दिख रहे हैं। एक बार जरा सुनाइए वहां क्या हालात है। अब इन्हीं सारे वीडियोस को दिखाकर किसान संगठन बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि किसानों के साथ देखिए बर्बर सलूक हो रहा है। किसान संगठनों ने केंद्र सरकार से बातचीत में भी ऐसे ही वीडियो दिखाए। आरोप लगाया कि हरियाणा पुलिस किसानों पर आंसू गैस के गोले दाग रही है, जो ठीक नहीं है। किसान संगठन अपने वीडियो तो दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे वीडियो भी हैं जो वो नहीं दिखा रहे। हरियाणा पुलिस इन वीडियोस को जारी करके बता रही है कि उन पर भी पथराव हो रहा था बॉस, और मजबूरी में पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। हरियाणा पुलिस के मुताबिक किसानों के बीच उपद्रवी तत्व मौजूद हैं। यह वीडियो हरियाणा पुलिस दिखा रही है, बोल रही है कि बताइए ये पत्थर चला रहे हैं, मार रहे हैं, तो इनको क्या करें, आंसू गैस के गोले भी ना दागे, हम पत्थर खाते रहे खाली। अंबाला पुलिस ने शंभू बॉर्डर का एक वीडियो जारी किया जिसमें कुछ प्रदर्शनकारी पत्थरबाजी करते हुए नजर आए। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पत्थर फेंकने की ट्रेनिंग ली हुई हो, ऐसे हालात हैं। जरा एक बार दिखाइए फुल फ्रेम तस्वीरें। 90% करवानी है सिख कामने दे ਇਹਦਾ ਬਰੰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਝੂਲਦਾ 90% करवानी है सिख कामने दे ਇਹਦਾ ਬਰੰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਝੂਲਦਾ 90% करवानी है सिख कामने दे ਇਹਦਾ ਬਰੰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਝੂਲਦਾ। वीडियो में ही कुछ लोग पीछे खड़े हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ये लोग पत्थर नहीं फेंक रहे, बल्कि इन सभी लोगों के हाथ में लाठी डंडे हैं। आप गौर से देखिए, लाठी डंडे लेकर ये लोग खड़े हैं। शंभू बॉर्डर पर पुलिस की टीम उपद्रवियों को पीछे हटने का निर्देश दे रही है, पत्थरबाजी न करने की अपील कर रही है स्पीकर पर, लेकिन नकाबपोश उपद्रवियों ने आगे बढ़कर पुलिस की बैरिकेडिंग को ही ढाल बना लिया। ये देखिए, ये पुलिस के बैरिकेडिंग जो है उसके पीछे से घूम घूम के पत्थर फेंक रहे हैं और छिपकर पुलिस वालों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। पुलिस की तरफ से इन्हीं उपद्रवियों के लिए कहा जा रहा है कि वो भी इन्हें उपद्रवी क्यों कहा जा रहा है, पुलिस क्यों कह रही है कि उपद्रवी हैं। आप वो भी देखिए, इन उपद्रवियों को पत्थरबाजी करने के लिए पत्थर भी सप्लाई किए जा रहे हैं। आप देखिए पॉलिथीन जो है वहां पत्थर को तोड़ के दो में, भाई एक पत्थर फेंकने के बड़ा, उसको दो में तोड़ लिया है और देखिए पॉलिथीन में भर भर के ले जाके सप्लाई हो रहा है। पॉलिथीन में भर भर के पत्थर पहुंचाए जा रहे थे, जिससे लोग पुलिस वालों पर पत्थर बरसा रहे थे और उसके बाद कह रहे हैं आंसू गैस का गोला कैसे दाग रहे हैं। अरे बॉस, पुलिस किसी का बाप बेटा भाई नहीं है क्या? वो खाली मार खाने के लिए पैदा हुआ है। और आप पत्थर किस बात का चला रहे हैं? पत्थर चलाइए और उसके बाद कहिए पुलिस कुछ ना करे। इस बीच कुछ उपद्रवी पुलिस वालों को केले दिखाकर उकसाते हुए भी नजर आए, ताकि पुलिस अपना आपा खो दे और कोई गलती कर बैठे। शंभू बॉर्डर से आई इन तस्वीरों में दिख रहा है कि कुछ लोग उपद्रव मचा रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ आए। आगे एक टीम पत्थरबाजी कर रही है, जबकि उनके बैकअप के लिए पीछे खड़ी टीम लाठी डंडों से लैस है। इन उपद्रवियों की पत्थरबाजी में हरियाणा पुलिस के 18 और पैरामिलिट्री फोर्स के 7 जवान ऑलरेडी घायल हो चुके हैं। जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, जब से सबसे ज्यादा चर्चा और एक्शन शंभू बॉर्डर पर ही है, क्योंकि किसान अभी यहीं डटे हैं। शंभू बॉर्डर के एक तरफ हरियाणा है और दूसरी तरफ पंजाब है, और शंभू बॉर्डर पर एक तरफ किसान है, दूसरी तरफ पुलिस है। आपको शंभू बॉर्डर से एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता हूं, जिससे आप शंभू बॉर्डर पर जाए बिना भी यह समझ पाएंगे कि किसान कहां खड़े हैं और हरियाणा पुलिस कहां खड़ी।
शंभू बॉर्डर से हमारे सहयोगी मनोज की एक रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट में किसान ये भी कह रहे हैं कि जिस दिन वो चाहेंगे उस दिन दिल्ली पहुंच जाएंगे, बस एक ऑर्डर का इंतजार है। देखिए एक बार रिपोर्ट। 2 दिनों से किसान डटे हुए हैं पंजाब के, जो दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते हैं, लेकिन सामने उनके खड़ी है हरियाणा पुलिस। 2 दिन से लगातार किसान यहां से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं और किसानों ने ऐसा दावा भी किया है कि रबड़ बुलेट चलाए गए हैं। और यहां पर देखिए जगह जगह जो शेल हैं वो बिखरे पड़े हैं। सामने हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग है। एक बैरिकेडिंग यहां पर भी थी जिसे किसानों ने तोड़ दिया था, उसमें सफलता हासिल हुई थी। अब जो दूसरी बैरिकेडिंग है, जो सीमेंटेड बोल्डर्स हैं, कंक्रीट की दीवार है, उसके पीछे जो पुलिस है वो खड़ी हुई है और सामने आप देख रहे हैं कि कटीले तार भी हैं वो लगे हुए हैं और किसान यहीं से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार चर्चा रही इस पतंग की। ये देखिए पंजाब से किसान है, पतंग दिखा रहे हैं यहाँ पर। इस पतंग के जरिए कल एक ड्रोन को इन्होंने गिरा दिया नीचे, जिससे लगातार शेलिंग हो रही थी, जिससे लगातार जो टीयर गैस सेल हैं वो बरसाए जा रहे थे। इस पतंग के माध्यम से ही उस ड्रोन को गिराया गया। और ये तस्वीर देखिए, अब यहाँ किसान जो दिन में किसी जंग के मैदान की तरह लगता है संघर्ष देखने को मिलता है, वहाँ फिलहाल साफ सफाई का अभियान चल रहा है। ये वीर जी, ये रबड़ की गोली है जो मारते हैं, बहुत चोट मारती है। ये रबड़ की गोली ये है। देखिए किसान कह रहे हैं साइज की गोली मारनी इन्होंने शुरू कर दी। देखिए ये रबड़ बुलेट बता रहे हैं किसान की, ये भी उनके ऊपर दागी जा रही है। आंसू गैस का गोला है जो नया कल शुरू किया है, ये नया साइज, ये 5 फुट तक तो आग मारता है। इसमें आग भी निकलती है, फायर करती है। हाँ, ये अब बोरी के नीचे नहीं आता। इसने कल 15-20 लड़के जख्मी कर दिए। उसी चक्कर में थे लड़के कि जो पहले चल रहे थे वो बोरी के साथ हम रोक लेते थे। अब ये दूसरा साइज इन्होंने तैयार कर दिया। तो पुलिस भी अपनी रणनीति बदल रही है लगातार। पुलिस अपनी रणनीति बदलती रहे, जिस दिन हमारा ऑर्डर आएगा फिर इसको टाइम नहीं लगेगा। सकते हैं कि स्थिति क्या बनी हुई है। हमने आपको बॉर्डर दिखाया, पुलिस दिखाई और यहाँ पर देखिए किसान इकट्ठा है और यहाँ से कुछ दूरी पर तमाम जो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसान खड़े हैं। आप सुन रहे हैं, जिस दिन ऑर्डर आएगा टाइम नहीं लगेगा, घुस जाएंगे ये लोग। अफसोस ये है कि इधर पुलिस वाले घायल हो रहे हैं, इधर कुछ किसान युवा घायल हो रहे हैं और जो बातचीत चल रही है उस बातचीत के बाद ये हो रहा है। मतलब रात में बात कर रहे हैं, सुबह ये हालात बन रहे हैं, तो फिर बात ही क्यों कर रहे हैं। और मुझे ये हालात का मतलब नहीं समझ में आता। अगर सबको एमएसपी पे कानून चाहिए तो चुनाव में अपना फैसला सुनाइए। ये 6 महीने का राशन लेकर हम चढ़ जाएंगे। अच्छा, अभी बजट सेशन ऑलरेडी खत्म हो गया, अब अगली सरकार आनी है। अब कौन सा कानून कहां बनेगा? जब संसद का कोई सत्र ही नहीं बचा है तो कानून कहां से आ जाएगा? लेकिन चल रहा है सब। किसान नेता बार बार यह दावा करते हैं कि उनका आंदोलन तो शांतिपूर्ण चल रहा है, फिर भी उन पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। इस पर हरियाणा पुलिस ने वीडियो जारी कर बताया कि कैसे किसान आंदोलन के दौरान कुछ प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों को उकसा रहे हैं, जबकि हरियाणा पुलिस बार बार शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। हरियाणा पुलिस ने एक वीडियो जारी किया जिसमें दिख रहा है कि कैसे किसान आंदोलन के दौरान हंगामा चल रहा है। कुछ लोगों के हाथ में तलवारें तक दिख रही, कुछ के हाथ में लाठी डंडे दिख रहे हैं। किसान संगठनों ने आज ही भारत बंद की कॉल भी दी थी। सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक बाजार बंद रखने का आह्वान किया। हालांकि यह बंद बहुत सफल नहीं रहा। देश भर से जो तस्वीरें आई हैं उसमें बंद का कोई ज्यादा असर दिखाई नहीं दिया। पंजाब के कुछ इलाकों को छोड़कर सभी जगह बाजार खुले रहे, सड़कों पर ट्रैफिक भी नजर आया। ये 6 तस्वीरें आप देखिए, शामली, जालंधर, मोगा, नोएडा, गुनुपुर और आप देखिए केरल से भी तस्वीरें, कोच्चि से। थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा देश जो है वो चाहता है, वैसा फील नहीं आया भारत बंद। हर दिन के साथ ये किसान आंदोलन बढ़ता तो जा रहा है। जो किसान संगठन अब तक इससे दूर थे वो भी इसके साथ आ रहे हैं। जैसे किसानों के सबसे बड़े संगठन कहे जाने वाले भारतीय किसान यूनियन उग्राहा ने भी आंदोलन में शामिल होने का ऐलान कर दिया। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा वो संगठन है जिसके कॉल पर कल पंजाब में रेल रोको आंदोलन भी किया गया था। बीकेयू उग्राहा ने पंजाब में बीजेपी नेताओं के घरों के बाहर धरना देने की भी रणनीति बनाई। ये किसान शनिवार और रविवार को पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़, पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर के बाहर धरना तैयारी कर रहे हैं। अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है उसे दिल्ली चलो मार्च का नाम दिया गया और इसमें 2 बड़े संगठन है। पहला है संयुक्त किसान मोर्चा और राजनीतिक, जिसके नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल है,
और दूसरा संगठन है किसान मजदूर संघर्ष समिति, जिसके नेता सरवन सिंह पंढेर। पिछली बार जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें शामिल कई संगठन अभी तक दूर थे, लेकिन अगर भारतीय किसान यूनियन उग्राहा इससे जुड़ेगा तो दूसरों पर भी दबाव बढ़ेगा। अगर ये सब संगठन दिल्ली चलो के मार्च में जुटते हैं तो आंदोलन फिर से बड़ा हो सकता है, जिसकी प्लानिंग के संकेत भी मिल रहे हैं। अभी शंभू बॉर्डर पर वो प्रदर्शनकारी हैं जो दावा कर रहे हैं कि वो जिस दिन चाह लेंगे उस दिन हरियाणा पुलिस के बैरिकेड्स को तोड़कर दिल्ली पहुंच जाएगी। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर यही हालात देखकर दिल्ली में पुलिस भी अलर्ट मोड पर है और किसानों को दिल्ली में एंट्री से रोकने के लिए पुलिस बड़ी तैयारी भी कर रही है, कहा जा रहा है। दिल्ली पुलिस की तरफ से 30,000 आंसू गैस के गोले का ऑर्डर दे दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज यानी बीएसएफ की टीयर स्मोक यूनिट को 30,000 आंसू गैस के ऑर्डर दिए। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक वो समय समय पर इसकी स्टॉकिंग करते रहते हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि अभी जो दिल्ली बॉर्डर पर हालात हैं उसको देखते हुए ये स्टॉकिंग यानी जो जमा में आंसू गैस के गोले हैं उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। हरियाणा से दिल्ली में एंट्री का एक और पॉइंट है टिकरी बॉर्डर। यहां अभी तक किसान नहीं पहुंचे, इसलिए स्थिति सामान्य है, लेकिन पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी है। अगर किसान टिकरी बॉर्डर से दिल्ली में घुसने की कोशिश करेंगे तो उन्होंने रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने लोहे के कटीले तारों से लैस बैरिकेड्स लगाए। साथ ही यहां पर भारी संख्या में सीसीटीवी कैमरे और साउंड सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। इसके साथ ही लोहे के कंटेनर्स में मिट्टी डालकर टिकरी बॉर्डर पर सड़क को संकरा भी कर दिया गया है। यानी जबरदस्त तैयारी यहां पर की गई है कि अगर हालात बिगड़े उसके पहले ही तैयार रहो। लेकिन किसान आंदोलन के बीच यूपी से एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता देता हूं। किसान आंदोलन के बीच योगी सरकार का बड़ा फैसला हुआ है। यूपी में 6 महीने के लिए कर्मचारियों की हड़ताल पर पाबंदी लगा दी गई है यूपी सरकार की तरफ से। हड़ताल करने वालों की बिना वारंट गिरफ्तारी होगी। यानी योगी सरकार की तैयारी जबरदस्त है। जिस तरह से किसान आंदोलन का माहौल बनाया जा रहा है उससे यूपी में सीएम योगी की सरकार अलर्ट पर है। यूपी में वैसे भी किसी गड़बड़ की कोई गुंजाइश दिखती नहीं और पहले से ही निपटने की पूरी तैयारी कर ली गई है। भाई चुनाव नजदीक है, अब हो सकता है कोई और प्रदर्शन हो, हड़ताल हो। योगी सरकार ने कह दिया अगले 6 महीने कोई हड़ताल मत कीजिए बॉस, नहीं तो बिना वारंट गिरफ्तारी होगी। तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। हालांकि एक तरफ सरकार की तैयारी है कि अगर आंदोलन उग्र हुआ तो इससे कैसे निपटा जाए, एक तरफ यह भी कोशिश चल रही कि बातचीत से रास्ता निकल आए। किसानों को लेकर सरकार कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कल केंद्र सरकार और किसानों के बीच हुई 5 घंटे की चर्चा चली। कल रात 8:45 पर मीटिंग शुरू हुई जो रात 1:30 बजे तक चली। आंदोलन कर रहे ज्यादातर किसान संगठन पंजाब से हैं, इसलिए बैठक में पंजाब के सीएम भी उन्हें भी शामिल किया गया। चौथे दौर की अगली बातचीत अब 18 फरवरी को शाम 6 बजे हो। हालांकि बातचीत से कोई फाइनल हल तो नहीं निकला, लेकिन कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही। के बैठक में हम लोगों ने तय किया कि फिर हम लोग रविवार के दिन में इस विषय पर गंभीरता से चर्चा करते हुए चीज़ों को देखेंगे और क्या उसके रिजल्ट आते हैं उसको हम लोग दोनों पक्ष में सरकार के तरफ से हम पॉजिटिव हैं कि अस्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़े। वही किसान संगठनों को भी इस बात का ध्यान रखते हुए कि अस्थायी समाधान के लिए हमें यह ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि जिसे मैंने पहले कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से, और दूसरा कि दूरगामी परिणामों को एक अध्ययन बेस करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अब किसान और केंद्र सरकार के बीच कल रात जो लंबी चर्चा हुई उसमें क्या हुआ इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी भी आपको बताता हूं। पहले तो यह समझिए कि मीटिंग में 3 ऐसे मुद्दे थे जिन पर बहुत डिटेल में चर्चा हुई। इसमें पहला मुद्दा था एमएसपी की गारंटी का कानून, दूसरा मुद्दा एमएसपी देने का फॉर्मूला क्या होगा, और तीसरा मुद्दा था किसानों का कर्ज। अब इसमें पहले 2 मुद्दे हैं जिस पर पेंच फंसा हुआ है। इसके अलावा किसानों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हैं उन्हें वापस लेने वाला समाधान भी आसान नहीं है। अब यह समझिए कि एमएसपी की लीगल गारंटी पर सरकार ने अपनी तरफ से क्या कहा और किसानों ने क्या कहा।
सरकार ने किसानों को बताया कि इसके आर्थिक पहलू पर विचार करना जरूरी है। इससे महंगाई बढ़ेगी, सरकार पर खर्च का दबाव बढ़ेगा। वहीं किसान अपनी मांग पर अड़े हैं और सरकार से अगली बैठक में एमएसपी की गारंटी लागू करने के फ्रेमवर्क के साथ आने के लिए कहा है। अब बैठक में जो पॉजिटिव चीजें हुई हैं वो भी आपको बता देता हूं। बैठक में यह भी तय हुआ कि किसान संगठन सरकार को पहले आंदोलन के दौरान हुए केसेस की एक लिस्ट सौंपेंगे। उस पर सरकार से यह फैसला लेगी कि कौन से केस वापस हो सकते हैं। बैठक में कुछ ऐसे मुद्दे भी थे जिस पर किसान संगठनों ने नरम रुख अपनाया, जैसे कर्ज माफी का मुद्दा। किसान बिजली संशोधन बिल 2020 को खत्म करने की भी मांग कर रहे हैं। इस पर सरकार ने किसान संगठनों को भरोसा दिया कि किसानों को बिजली बिल में छूट मिलेगी। बैठक के बाद किसान संगठनों ने बताया कि सरकार ने उनकी मांगों को लेकर कुछ टाइम मांगा है और अगली बैठक तक किसानों का प्रदर्शन जारी रहेगा। एक बार किसानों को सुन लीजिए वो क्या बता रहे हैं, फिर आपको बताता हूं कि इसमें राहुल गांधी का एंगल क्या घुसा है। जितने भी हमने मांग पत्र में मुद्दे उठाए, लंबी चर्चा हुई और चर्चा इस बात पे हुई कि चर्चा ही ना करते रह जाएं, इसका कोई नतीजा निकलना चाहिए। तो उन्होंने कहा भी हमें समय चाहिए, हम अपनी बात कोई हवा में करना नहीं चाहते। 3 मांगे बड़ी मांगे, सभी मांगे बड़ी हैं, जैसे एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून, C2 प्लस 50% और किसान और खेत मजदूर का कर्ज, और भी जितनी मांगे हैं। तो उसके ऊपर काफी लंबी चर्चा चली है। और दूसरा, हमने ये कहा कि आप कहते हैं कि बातचीत जारी रखनी चाहिए, बैठ के मसले का हल करेंगे। हमने कहा बिल्कुल उचित है, हम तो चाहेंगे भी सुखद हल निकले, टकराव से बचा जाए, अन्यथा हमारा दिल्ली जाने का कार्यक्रम अपनी जगह है। सरकार और किसान बातचीत कर रहे हैं, उधर कांग्रेस को इस मुद्दे में सियासी फायदा दिख रहा है। आज राहुल गांधी ने फिर से कहा कि उनकी सरकार बनेगी तो एमएसपी की गारंटी देंगे। बिहार की एक रैली में राहुल गांधी ने आज क्या कहा, एक बार सुनिए उसको। हमने किसानों के लिए एमएसपी की लीगल गारंटी दी है। हम कानूनी गारंटी देंगे कि हिंदुस्तान के किसानों को सही एमएसपी दी जाए। ऐतिहासिक क्रांतिकारी कदम है। हमने किसानों का कर्जा माफ किया, 70,000 करोड़ रुपए हमने माफ किया था। राहुल गांधी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बता चुके हैं कि कैसे जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब उनकी सरकार ने ही स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक एमएसपी देने से मना कर दिया था। जहां तक मौजूदा आंदोलन की बात है तो उसमें किसानों की मांग सिर्फ एमएसपी तक सीमित भी नहीं है, बल्कि कई और मांगे हैं। आज हम आपको उनकी लगभग सभी मांगों का एक कैलकुलेशन मोटे तौर पर करके दिखा रहे हैं कि किसान जो अलग अलग डिमांड रख रहे हैं, अगर सरकार उसको मान जाए तो देश पर कितना खर्च बैठेगा। जरा आप इसको देखिए भाई, जो उनकी डिमांड है ना, मोटे तौर पर उसमें जो मेन डिमांड है, किसान की डिमांड का खर्च देखिए, इसका खर्च देखिए। डिमांड नंबर 1 एमएसपी की गारंटी। इनको एमएसपी की गारंटी चाहिए भाई कि सब फसल एमएसपी पे खरीदी जाएगी। मोटे तौर पर अनुमान है कि इसका खर्च जो है वो करीब 17 लाख करोड़ बैठेगा सालाना, एनुअल 17 लाख करोड़ रुपया सालाना खर्च बैठेगा। इनकी दूसरी मांग क्या है भैया? दूसरी मांग है मनरेगा। उसमें ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमको 200 दिन 700 रुपया ये प्रतिदिन मजदूरी मिले पर डे 200 दिन तक। इसका खर्च कितना बैठेगा भाई? इसका खर्च हमने कैलकुलेशन किया, कुल 15 करोड़ किसान हैं देश के अंदर, और 200 दिन तक 15 करोड़ किसान को अगर 700 रुपया दीजिएगा तो इसका खर्च बैठेगा करीब 21 लाख करोड़ रुपया। 21 लाख करोड़ सालाना, अगर सबको आप मनरेगा के तहत पैसा दे रहे हैं।
तीसरी मांग इनकी क्या है भाई? इनकी तीसरी डिमांड है 10 पेंशन। कितनी चाहिए भाई? पेंशन चाहिए 10,000, 10K पर मंथ। ये इनको पेंशन चाहिए किसानों के लिए। 60 प्लस उम्र के करीब करीब देश में 1.5 करोड़ लोग हैं, 1.5 करोड़ किसान। तो इसका खर्च कितना बैठेगा इस पेंशन को अगर देने बैठिएगा? 1,80,000 करोड़, 1,80,000 CR सालाना खर्च बैठेगा, सालाना। आप देख रहे हैं? चौथी मांग, फोर्थ मांग, मुफ्त बिजली किसानों को, मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए। इसका खर्च कितना बैठेगा? इसका खर्च करीब बैठेगा 21,000 करोड़ रुपए, 21,000 करोड़ सालाना। यानी इन कुल 4 मांगों का खर्च आप देखिएगा, यानी इन चारों को मिला दीजिए तो ये कुल खर्च कितना बैठ जाएगा? कुल खर्च इनके किसान जो अभी डिमांड कर रहे हैं 40 लाख करोड़ रुपया, 40 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा इनकी 4 मांगों को पूरा करने में। और देश का बजट कितना है बॉस? देश का बजट कितना है आपको पता है? देश का कुल बजट है 45 लाख करोड़ रुपया। तो 45 लाख करोड़ रुपया में से किसान संगठन चाहते हैं कि 40 लाख करोड़ रुपया खर्च हो जाए उनकी डिमांड पूरी करने में। तो 5 लाख करोड़ में देश चलेगा बॉस? 5 लाख करोड़ में 40 नहीं है, 35 लाख करोड़ भी है, तो क्या 10 लाख करोड़ में देश चलेगा? ब्रिटेन में जो है वो वहां पर रिसेशन आ गया है, मंदी आ गई है। जापान जो है वहां रिसेशन आ गया, वो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था से सरक गया। अमेरिका, चीन, सबके हालात खराब हैं। और यहां मान लीजिए मोटे तौर पे कैलकुलेशन है 30-35 लाख करोड़ रुपया भी सब पर खर्च कर दें तो देश कहां जाएगा बॉस? सारे लोग अपनी नौकरी छोड़ दें फिर? भाई ये होगा और देश में अर्थव्यवस्था गिरेगी तो आपकी नौकरी जाएगी, और क्या होगा? लेकिन ये बात कोई समझने को तैयार ही नहीं। हमने कह दिया तो हमको चाहिए, अब उनको चाहिए, लेकिन आपको क्या सोचना है, नहीं समझना है, ये आंकड़ों से समझ जाइए। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, मोदी राज में कांग्रेस के बैंक अकाउंट से ऐसा क्या हुआ कि हंगामा मच गया? बीजेपी ने चुनावी बॉन्ड से चंदा लिया तो क्या घपला किया? इसका सच क्या निकला? अब इसका चैप्टर। आज कांग्रेस के बैंक अकाउंट को लेकर पूरा दिन हंगामा चला है बॉस। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि उनकी पार्टी के बैंक अकाउंट सरकार ने फ्रीज कर दिए। वो लोगों को सैलरी कहां से देंगे? पार्टी का खर्चा कहां से चलेगा? और जैसा कि हर मामले में होता है, कांग्रेस ने बैंक अकाउंट फ्रीज होने पर पीएम मोदी को कोसना शुरू कर दिया और कहने लगे कि मोदी सरकार कांग्रेस को चुनाव लड़ने से रोकना चाहती है, इसीलिए यह सब हो रहा है। जबकि अगर आप देखिए, कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज हो गए थे, लेकिन 1.5 ही घंटे के बाद ITAT यानी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने बैंक खाते खोल भी दिए। लेकिन वो 1.5 घंटे में इतना इन लोग हंगामा कर दिए कि अरे बाप रे बाप, पता नहीं क्या ही हो गया। इन सब के बीच पीएम मोदी को कोसने का कांग्रेस ने कोई मौका नहीं छोड़ा। बैंक अकाउंट फ्रीज होने पर कांग्रेस ने कहा कि तानाशाही चल रही है, वो तानाशाही के आगे नहीं झुकेंगे, वही वाली स्क्रिप्ट। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि खुद उन्होंने क्या गलती की कांग्रेस ने, जिससे उनके बैंक खाते फ्रीज होने की नौबत आई। पहले देखिए कि कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा क्या, फिर मैं आपको सच बताता हूं कि इन्होंने किया क्या था। सरकार ने, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार ने कांग्रेस के 4 बैंक खाते फ्रीज कर दिए। कांग्रेस से 210 करोड़ की रिकवरी मांगी गई है। हमारे जारी किए गए चेक बैंक स्वीकार नहीं कर रहे, हमारे पास बिजली बिल भरने का पैसा नहीं है, कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रहे, इससे भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रभावित होगी, देश में लोकतंत्र की तालाबंदी की जा रही है, इस फैसले के खिलाफ आंदोलन करेंगे। एक बार अजय माकन को सुन लीजिए, बैंक खाते फ्रीज होने पर उन्होंने क्या क्या कहा है, फिर कुछ फैक्ट्स बताता हूं। इस पार्टी के अकाउंट्स पर तालाबंदी हो गई है, कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं, हमारे देश में लोकतंत्र पर तालाबंदी हो गई है। और ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी फ्रीज हुई है। जब 2 हफ्ते केवल
यह हफ्ता चुनाव घोषणा के लिए रह गए हों, ऐसे समय में प्रमुख ऑपोजिशन पार्टी के अकाउंट फ्रीज करके यह सरकार क्या दिखाना चाहती है? हमारे देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र पे बेड़ियां लग गई हैं, लोकतंत्र पे तालाबंदी हो गई है। अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंदोलन की बात कही और उसके कुछ ही देर बाद यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट भी शुरू हो गया। तस्वीरें ये आप जो देख रहे हैं दिल्ली में हुए यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट की हैं। यानी पहले से ही लग रहा है कि प्लानिंग थी कि आरोप लगाना है और उसके फौरन बाद प्रदर्शन शुरू हो गया। कांग्रेस ने सुबह 11 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैंक खाते फ्रीज करने का आरोप लगाया। उसके 1.5 घंटे के अंदर ही कांग्रेस को राहत भी मिल गई। बैंक खाते फ्रीज होने पर कांग्रेस ने इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील दाखिल की। IT-AT ने 12:30 बजे के करीब कांग्रेस के फ्रीज बैंक खातों को खोल भी दिया। IT-AT ने कहा कि कांग्रेस 115 करोड़ रुपए छोड़कर ऊपर की जितनी रकम निकालनी है निकाल सकती है। यानी 115 करोड़ रुपए कांग्रेस को बैंक खाते में रखने ही होंगे। जैसे आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि 115 करोड़ का मिनिमम बैलेंस रखिए, और क्यों कह रहा है वो आगे बताता हूं। इस मामले में अगली सुनवाई बुधवार यानी 21 फरवरी को। कांग्रेस नेता अजय माकन ने IT-AT के फैसले के बाद सोशल मीडिया पर लिखा कि हमारी याचिका पर आयकर विभाग और IT-AT ने कहा है कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि बैंक खातों में 115 करोड़ रुपए रखे जाएं। उससे ज्यादा रकम होने पर हम खर्च कर पाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि 115 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए गए हैं। हमारे बैंक अकाउंट में जो पैसा है 115 करोड़ रुपए उससे बहुत ज्यादा है। यानी कांग्रेस को राहत तो मिली, लेकिन आफत यह है कि बैंक खाते में 115 करोड़ रुपए उन्हें रखने ही होंगे। लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है, इसका दूसरा पक्ष क्या है। एक तो कांग्रेस कह रही है, दूसरा पक्ष क्या है, इनकम टैक्स क्या कह रहा है। ऐसा हुआ क्या कि बैंक अकाउंट फ्रीज करने की नौबत आ गई? क्योंकि किसी का बैंक अकाउंट ऐसे ही फ्रीज नहीं होता, आम आदमी का नहीं होता, पार्टी का कैसे हो जाएगा? कोई ना कोई वजह तो जरूर रही होगी जिससे यह नौबत बनी। सूत्रों के मुताबिक साल 2018-19 में कांग्रेस ने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139 सबसेक्शन 4B के तहत तय समय सीमा में आयकर रिटर्न नहीं भरा था। इस समय कांग्रेस ने इनकम टैक्स एक्ट की धारा 13A का उल्लंघन किया। इस दौरान कांग्रेस ने 11.49 लाख रुपए यानी करीब 11.5 लाख रुपए कैश डोनेशन लिया, जबकि आयकर विभाग के मुताबिक 2,000 रुपए से ज्यादा कैश डोनेशन नहीं लिया जा सकता। अगर लिया जाता है तो वो टैक्स के दायरे में आता है, जिसकी वजह से कांग्रेस के ऊपर आयकर विभाग का 135 करोड़ रुपए का बकाया होगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की देरी और नियमों की अनदेखी की वजह से कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज हुए। अब 135 करोड़ का चक्कर क्या है वो भी जानिए। इसमें से 103 करोड़ रुपए टैक्स का है और 32 करोड़ रुपए उस पर ब्याज है। कांग्रेस पर 135 करोड़ रुपए का टैक्स लगने के पीछे भी दो वजह हैं। पहली वजह यह है कि कांग्रेस को 31 दिसंबर 2019 तक साल 2018-19 का अपना वित्तीय हिसाब देना था, लेकिन इसमें कांग्रेस ने देरी की। इसके लिए आयकर विभाग ने कांग्रेस से कुल बकाये यानी 103 करोड़ रुपए का 20% यानी 21 करोड़ रुपए जमा करने के लिए कहा, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ 78 लाख रुपए जमा किए। दूसरी वजह यह है कि आयकर विभाग ने इस मामले में IT एक्ट 1961 की धारा 143 सबसेक्शन 3 के तहत असेसमेंट 6 जुलाई 2021 को पूरा किया और कांग्रेस को धारा 13A के तहत आयकर में छूट नहीं दी गई, क्योंकि कांग्रेस ने धारा 13E सबसेक्शन D का पालन नहीं किया। दरअसल IT एक्ट 1961 की धारा 13A के तहत राजनीतिक पार्टियों को आयकर में छूट मिलती है। धारा 13A के मुताबिक किसी भी राजनीतिक दल को अपनी प्रॉपर्टी से होने वाले मुनाफे को उनकी इनकम में नहीं जोड़ा जाता। इससे राजनीतिक दलों को उनकी प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम पर टैक्स नहीं देना पड़ता, तो टैक्स में छूट मिलती है। धारा 13A के सबसेक्शन D के मुताबिक कोई भी राजनीतिक दल 2,000 रुपए से ज्यादा का डोनेशन कैश में नहीं ले सकता। सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस ने IT एक्ट के इन दोनों प्रावधानों का उल्लंघन किया, जिसकी वजह से यह नौबत आई और 1.5 घंटे के लिए अकाउंट फ्रीज हुआ, तो इतनी हाई तौबा मच गई कि लोकतंत्र मर गया। अच्छा, लोकतंत्र मरता कितनी बार है मुझे समझ में नहीं आता। जब कुछ होता है ये लोग अपने हिसाब से लोकतंत्र मारते हैं, फिर लोकतंत्र 2 मिनट में जिंदा हो जाता, फिर इनके अगली बार के लिए मरने का इंतजार करता है। आप ये भी देखिए कि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए चुनावी चंदे पर रोक लगा दी थी। चुनाव से पहले कोर्ट के इस फैसले का असर सभी दलों पर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स असंवैधानिक और सूचना के अधिकार के खिलाफ हैं।
इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत चंदा लेना पारदर्शी तरीका नहीं है। नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि किस पार्टी को कौन चंदा दे रहा है। कोर्ट ने एसबीआई से कहा कि 2019 से अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी दीजिए, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत जिन्होंने चंदा लिया है, किसने पैसा दिया, कहां से दिया, यह बताइए। इस फैसले पर कांग्रेस ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी ने बड़ा घोटाला किया है और अब देश को बीजेपी का असली चेहरा दिखेगा। कांग्रेस ने बैंक खाते फ्रीज होने को इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी जोड़ दिया। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी के इशारे पर केंद्रीय एजेंसियों ने कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को सील कर दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला करके अपने बैंक खातों को भरने वाली भाजपा का डर जब कांग्रेस के नेताओं को तोड़कर भी खत्म नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी की गतिविधियों को रोकने के लिए काम किया गया। लेकिन इस आरोप की हवा खुद अजय माकन ने निकाल दी। अजय माकन के मुताबिक परसों यानी 14 फरवरी से बैंक खातों में दिक्कत आ रही थी, जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला ही 15 फरवरी को आया। तो यानी जो कहा जा रहा है और जो अजय माकन कह रहे हैं वो मैच नहीं हो रहा। इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला आने के पहले से ही कांग्रेस के बैंक खातों में दिक्कत हो रही। सच यह भी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से डोनेशन सिर्फ बीजेपी ने नहीं लिया। भाई अभी तो माहौल यही बन रहा है ना कि बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड से लगता है जैसे डोनेशन लिया, उनको चंदा आया और इसका मतलब भाई सबने जो भी किया हो, लेकिन बीजेपी ने तो गलत तरीके से पैसा चंदा ले लिया। अभी ट्वीट में भी बताया ना क्या लिखा था, बल्कि हर राजनीतिक दल ने भर भर के इलेक्टोरल बॉन्ड से डोनेशन लिया है बॉस, भर भर के पैसा लिया है। 6 साल में बीजेपी को मिले कुल चंदे में 52% यानी 52% 5,271 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला। तो बीजेपी को पैसा मिला 52% इलेक्टोरल बॉन्ड से। 6 साल में कांग्रेस को जो कुल चंदा मिला उसका 61% से ज्यादा पैसा यानी 952 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से आए। यानी बीजेपी को अगर 100 रुपया में से 50 रुपया मिल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड से, तो कांग्रेस को 100 में से 61 रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड से आ रहा है। लेकिन दिखाया ऐसा जा रहा है कि जैसे सिर्फ पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी ने लिया। इसी दौरान तृणमूल कांग्रेस को मिले कुल चंदे का 93% यानी 767 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से आया है। बीजू जनता दल को मिला कुल चंदा जो है उसका करीब 90% यानी 622 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से आया है। डीएमके को मिले कुल चंदे का 90% यानी 431 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला है। इसी तरह बीआरएस को 80% पैसा अपने चंदे का यानी 383 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला है। वाईएसआर कांग्रेस को 72% चंदा 330 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला। यानी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा न लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ये लोग ऐसा कपड़ा झाड़े कि गंदगी सिर्फ एक ही पार्टी में लगी हो ऐसा दिखे। दूसरा, प्रतिशत के हिसाब से देखिएगा तो बीजेपी को जितना चंदा मिला उसमें सबसे कम, मतलब हर पार्टी से कंपैरिजन कीजिएगा तो सबसे कम इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा बीजेपी को आया है। लोग 90%, 70%, 80% चंदा उठा रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से, बीजेपी ने 50% उठाया। कोई भी पार्टी पीछे नहीं है बॉस, सभी ने इलेक्टोरल बॉन्ड से डोनेशन लिया। और अगर इलेक्टोरल बॉन्ड से डोनेशन लेने का मतलब है घोटाला करना, तो भाई जिस दल ने 90% तक डोनेशन इलेक्टोरल बॉन्ड से लिया उसने इसका मतलब ज्यादा घोटाला किया होगा अगर इनके आरोप सही है तो। कांग्रेस का भी परसेंटेज बीजेपी से ज्यादा है और बीजेपी का तो सबसे कम है। लेकिन वही बात, फैक्ट पे बात होनी नहीं है, कहने को कह देना है, माहौल ज्यादा बनाना है। लेकिन पब्लिक पाठशाला देखती है, सच जानती है। पाठशाला में अब अगली क्लास, संदेश खाली से आई वो खबर जो क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगवा देगी। टीएमसी का वो भाई जिसकी वजह से बंगाल में बवाल मचा है। बंगाल में ऐसा क्या हो रहा है जो ममता विपक्षी नेताओं को रोक रही है, अब उसी का चर्चा। 8 दिन से बंगाल के संदेश खाली को लेकर बड़ा बवाल मचा है। विपक्षी पार्टियां वहां जाना चाहती हैं, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार उन्हें जाने नहीं दे। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस के नेताओं को भी जाने नहीं दिया गया। उधर संदेश खाली का जो आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख है, उसे कहां गायब है उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा। संदेश खाली की महिलाओं ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं, उस मामले में जो जांच हो रही है उस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि राज्य सरकार और राज्य पुलिस के रहते निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, इसलिए किसी और से जांच करवानी चाहिए।
संदेश खाली का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इस मामले को निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार भी हो गया है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि कोर्ट की निगरानी में बंगाल के संदेश खाली हिंसा मामले की जांच होनी चाहिए। मामले की जांच 3 जजों की कमेटी बनाकर की जाए। पीआईएल में संदेश खाली के पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने की भी मांग की गई। साथ ही अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से नहीं निभाने के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई। याचिका में संदेश खाली मामले की जांच राज्य से बाहर ट्रांसफर करने की भी मांग की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस मामले की सुनवाई के लिए तारीख तय नहीं की। इस सब के बीच संदेश खाली के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टीम ने आज दिल्ली में राष्ट्रपति से मुलाकात की। अनुसूचित जाति आयोग की संदेश खाली पर रिपोर्ट देने के लिए राष्ट्रपति से ये लोग मिलने पहुंचे कि राष्ट्रपति को रिपोर्ट देंगे। ये टीम पहुंची। देखिए, एक दिन पहले आयोग की टीम ने संदेश खाली जाकर पीड़ितों से मुलाकात की थी। पीड़ितों के बयान के आधार पर इस आयोग ने इसकी टीम ने रिपोर्ट तैयार की और आज राष्ट्रपति को सौंपी गई रिपोर्ट में अनुसूचित जाति आयोग की टीम ने संदेश खाली की हालत पर चिंता जताई और पुलिस पर टीएमसी के आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टीम ने राष्ट्रपति से बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी सिफारिश की है। सुनिए राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद एससी कमीशन के अध्यक्ष अरुण हल्दर ने क्या कहा है। महामहिम राष्ट्रपति जी मैडम को जो रिपोर्ट दिया है उसमें ये चीज लिखा है कि मैडम अभी आराम से जो कानून में है आराम से आप राष्ट्रपति शासन के लिए अब सुपारिश कर सकता है, क्योंकि बंगाल का हालत अभी इतना खराब है। विशेष रूप से जो शोषित वंचित श्रेणी का लोग होता है, इनको सेव करने के लिए सरकार को अलग दृष्टि से देखना चाहिए। आज दिल्ली से बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम भी पश्चिम बंगाल पहुंची। 6 सदस्यों वाली बीजेपी की टीम ने संदेश खाली जाने की कोशिश की, लेकिन बंगाल पुलिस ने इलाके में कानून व्यवस्था और धारा 144 का हवाला देकर उन्हें संदेश खाली से कुछ किलोमीटर पहले ही रोक दिया, जिसको लेकर बीजेपी के नेताओं की पुलिस अधिकारियों के साथ कहासुनी भी। काफी देर तक हुई बहस के बाद भी जब पुलिस ने बीजेपी की टीम को संदेश खाली नहीं जाने दिया तो बीजेपी के नेता वहीं धरने पर बैठे। बीजेपी की टीम ने बंगाल पुलिस पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरह काम करने का आरोप लगाया और आरोप लगाया कि ममता सरकार संदेश खाली में पुलिस आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही और मामले का सच सामने आने के डर से उन्हें पीड़ितों से मिलने से रोका जा रहा है। सुनिए बीजेपी की टीम में शामिल यूपी के पूर्व डीजीपी और बीजेपी सांसद बृजलाल ने क्या कहा है। फिर आपको बताता हूं कि टीएमसी का वो भाई कौन है जिसकी वजह से ये पूरा बवाल हो रहा है। ये ममता दीदी की तानाशाही है। हम भी पुलिस में रहे हैं, सबसे बड़े लार्जेस्ट स्टेट के उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे हैं और जो मैं हालात देख रहा हूँ, यहाँ की फोर्स केवल और केवल टीएमसी की एजेंट है और इस तरह के हम वहाँ दंगा नहीं कराने जा रहे हैं। 6 मेंबर में हमारे 5 लेडीज हैं, 2 सेंट्रल मिनिस्टर हैं, मैं डीजीपी रहा हूँ और यहाँ पर रोका जा रहा है इसलिए कि हम लोग ममता दीदी का तांडव वहाँ ना देख पाए, लेकिन ऐसा ये छिपेगा नहीं और ये तानाशाही जो शाहजहां शेख का है, हम जाएंगे। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी संदेश खाली के मुद्दे पर ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की अगुवाई में कांग्रेस के नेता संदेश खाली के लिए निकले, लेकिन बीजेपी नेताओं की तरह कांग्रेस नेताओं को भी संदेश खाली जाने से रोक दिया गया, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। संदेश खाली जाने से रोके जाने पर भड़क गए अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे। अधीर रंजन चौधरी ने ममता सरकार पर बंटवारे की राजनीति करने का आरोप लगाया और ममता बनर्जी को बंगाल में क्रूरता की क्वीन तक बता दिया। जिस शाहजहां शेख पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगा, आपको उसके बारे में भी जानना चाहिए। संदेश खाली में शाहजहां शेख का दबदबा है और उस इलाके में उसे भाई के नाम से लोग जानते हैं, भाई भाई करके लोग बुलाते हैं। शाहजहां शेख ने नॉर्थ 24 परगना के संदेश खाली में ड्राइवर के तौर पर काम की शुरुआत की और संदेश खाली में सब्जी की दुकान भी लगाना शुरू किया। साल 2003 में शाहजहां शेख ने राजनीति में एंट्री की और सत्ता में पकड़ बनाने के लिए उस वक्त बंगाल के सत्ताधारी दल
सीपीएम में शामिल हो गई। आरोप है कि इसके बाद शाहजहां शेख ने जमीन को हड़पना शुरू कर दिया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनने के बाद 2 साल बाद यानी 2013 में शाहजहां शेख पाला बदलकर टीएमसी में आ गया। शाहजहां शेख को ममता बनर्जी के खास मंत्री ज्योति प्रिय मलिक का करीबी बताया जाता है। नॉर्थ 24 परगना जिले के बड़े नेता माने जाते हैं ये, और इस वक्त शाहजहां शेख टीएमसी की संदेश खाली यूनिट का अध्यक्ष है और मछली पालन की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इंचार्ज है। मंत्री ज्योति प्रिय मलिक को ईडी राशन घोटाले के आरोप में पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। शाहजहां शेख को भी ईडी ने राशन घोटाले के मामले में आरोपी बनाया है। यानी इस वक्त बंगाल में तनाव बना हुआ है, वहां नेताओं को जाने नहीं दिया जा रहा। यही यूपी में रोक दिया जाए तो सोचिए देश में लोकतंत्र की हत्या हो जाती। और अब तो राष्ट्रपति से भी डिमांड की गई है कि भाई राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। पाठशाला में अब फैक्टर का चैप्टर। हाई हील्स की सैंडल्स या जूते महिलाओं को काफी पसंद होते हैं। हाई हील्स को महिलाओं का स्टेटस सिंबल भी कई बार मान लिया जाता है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि हाई हील्स की जो खोज हुई थी वो महिलाओं के लिए नहीं हुई थी बल्कि पुरुषों के लिए हुई थी। सबसे पहले 10वीं शताब्दी में पर्शिया यानी ईरान के साम्राज्य में हाई हील्स वाले जूते बनाए गए। हाई हील्स वाले जूते इसलिए बनाए गए क्योंकि घुड़सवारी के दौरान हाई हील्स के जूते पहनने से जो पुरुष होते थे उनकी पकड़ मजबूत होती, जिसकी वजह से घुड़सवार को तीरंदाजी करने में आसानी होती। युद्ध के दौरान पर्शिया साम्राज्य के लोग हाई हील्स वाले जूते पहनते थे। 16वीं शताब्दी में एक बार जब पर्शिया के बादशाह अब्बास ने अपने राजदूत को यूरोप भेजा तो उसके साथ हाई हील्स के जूते भी यूरोप तक पहुंच गए। इसके बाद धीरे धीरे दुनिया में हाई हील्स के जूतों का इस्तेमाल होने लगा और उससे पहनना अमीरों और राजाओं का शौक बन गया। इसके बाद 18वीं शताब्दी में पहली बार महिलाओं ने हाई हील्स के जूते पहनना शुरू किया। यहीं से महिलाओं ने हाई हील्स पर अपना कब्जा कर लिया एक तरीके से, और अगले 50 सालों में हाई हील्स पुरुषों के पैरों से उतरकर महिलाओं का स्टेटस सिंबल बन गया। समय के साथ साथ हाई हील्स के डिजाइन में काफी बदलाव आया। हालांकि हाई हील्स को सेहत के लिए ठीक नहीं माना जाता क्योंकि इसका सीधा असर रीढ़ की हड्डी, घुटनों और एड़ी पर पड़ता है। लंबे समय तक हाई हील्स पहनने पर जोड़ों में दर्द भी हो सकता है। तो पुरुष हो या महिलाएं, हाई हील्स से बचिए, वही बेहतर है।